नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। दोस्तों आज है 29 मार्च हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में आज तारीख है 1 अप्रैल। तो हम आपको जो है पूर्व में जो क्लासेस छूटी हुई हैं तो उन क्लासेस को हम कवर यहाँ पर करा रहे हैं, है ना। तो अभी हम आपको 30 और 31 मार्च और उसके बाद में आज जो तारीख है 1 अप्रैल, उन सभी डेट की वीडियोज़ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों संरक्षण योजना से। संरक्षण योजना, तो संरक्षण योजना दोस्तों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये किससे संबंधित है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों ये क्या है? इसका संरक्षण करना है। क्या करना है? इसका संरक्षण करना है। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना को लॉन्च ही इसलिए किया गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है उसको संरक्षित किया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। संरक्षण योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत, है ना, जलवायु मंत्रालय ने दोस्तों लागू किया है। और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। उनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। तो ये याद रखिएगा कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने ही संरक्षण योजना को लागू किया। इसलिए लागू किया है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के लिए। अब यहाँ पर यदि बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसका दोस्तों उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट, है ना, इस अधिनियम की अनुसूची प्रथम में इसका उल्लेख किया गया है ना, कि जो सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी हैं उनको इस अनुसूची प्रथम में रखा गया है और उनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा विशेष कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि उस पक्षी को संरक्षित किया जा सके। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी दोस्तों ये विशेष तौर पर कहाँ पे पाया जाता है? विशेष तौर पर ये 2 राज्यों में पाया जाता है। विशेष तौर पर, फिर मैं कह रहा हूँ विशेष तौर पर, है ना। तो विशेष तौर पर ये 2 राज्यों में पाया जाता है। एक तो है गुजरात, है ना, गुजरात, और दूसरा जो राज्य है वो है राजस्थान। दूसरा राज्य है राजस्थान। यहाँ इन राज्यों के में जो है विशेष तौर पर इस पक्षी को देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये दोस्तों राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है, ये भी बात याद रखनी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं IUCN की। IUCN दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसने दोस्तों एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी 2021 में, और 2021 में यह पक्षी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था ये लुप्त प्राय होने की कगार पर है, लुप्त प्राय होने की कगार पर है। इसलिए इसके संबंधित योजनाओं को लॉन्च करना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है उसके संबंध में संरक्षण योजना को लॉन्च किया गया है और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है। और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और अगला जो आपने देखा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची प्रथम में इसका वर्णन मिलता है। जो लुप्त प्राय जीव जंतु होते हैं उनका वर्णन अनुसूची प्रथम में किया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विशेष तौर पर गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। और IUCN 2021 के अनुसार, है ना, IUCN 2021 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर ये लुप्त प्राय इसको डिक्लेयर किया गया था। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर के। अग्निपथ योजना इसलिए चर्चा में है कि अभी अग्निवीरों की, है ना दोस्तों, अग्निवीरों की, है ना। तो अग्निवीरों की दोस्तों कितने अग्निवीर? 2585, 2585 अग्निवीरों की यहाँ पर परेड, पहली पासिंग परेड कराई गई है। और कहाँ पर कराई गई है? तो ये INS चिल्का में कराई गई है। और INS चिल्का कहाँ पे दोस्तों? तो ये पड़ता है उड़ीसा। यहाँ पर प्रथम पासिंग आउट परेड अग्निवीरों की कराई गई है और दक्षिणी नौसेना के तत्वाधान में ये परेड कराई गई है। दक्षिणी नौसेना के तत्वाधान में, ये भी याद रखिएगा।
और नौसेना अध्यक्ष की यदि बात करें, नौसेना अध्यक्ष की, तो वो दोस्तों हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो अग्निपथ योजना दोस्तों दक्षिणी नौसेना के तत्वाधान में कराई गई है और 2585 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड यहाँ पर कराई गई है INS चिल्का उड़ीसा में। अब यहाँ पर बात करें, एक अग्निवीर हैं, उनका नाम है खुशी पठानिया। उनका नाम है दोस्तों खुशी पठानिया। खुशी पठानिया उनका नाम है। और ये खुशी पठानिया दोस्तों, ये खुशी पठानिया को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत, है ना, जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी इसको खुशी पठानिया को दी गई है। अग्निपथ योजना की बात करें तो अग्निपथ योजना दोस्तों क्या है? अग्निपथ योजना दोस्तों संविदा के आधार पर अल्पकालिक सैनिकों की भर्ती की जाती है। शुरुआत में दोस्तों 4 साल की अवधि के लिए लिया जाता है और इनमें से कुछ अग्निवीरों को परमानेंट भी किया जाएगा। और जो सैलरी की बात करें तो 30,000 से 40,000 रुपये तक सैलरी यहाँ पर प्रति माह दी जाती है। और जो सेवा निधि होगी इसके संबंध में वो टैक्स से मुक्त होगी, यानी उस पर टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूपीआई से संबंधित है दोस्तों। अभी यूपीआई ने एक कारनामा कर दिया हाल ही में। यूपीआई का फुल फॉर्म की यदि बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और इसने दोस्तों अभी हाल ही में कहा कि जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स है ना, तो उन ट्रांजेक्शन्स पर यूपीआई ने रिकमेंड किया कि इस पर क्या लगेगा? पीपीआई शुल्क लगेगा। और पीपीआई शुल्क दोस्तों कितना लगेगा? तो वो लगेगा 1.1%, है ना। तो पीपीआई शुल्क वसूलने की सलाह दे दी यूपीआई ने। जितने भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो इन पे जो है पीपीआई शुल्क वसूलने की सलाह यूपीआई ने दी है। और वो शुल्क कितना वसूला जाएगा? 1.1%। पीपीआई का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि प्रीपेड, है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट तो ये फुल फॉर्म होती है पीपीआई की। और कितना पीपीआई? 1.1% वसूला जाएगा। कितने रुपए पर? 2000 से अधिक का यदि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, 2000 से अधिक, तो उस पर जो है पीपीआई शुल्क वसूला जाएगा। 2000 से कम होगा तो पीपीआई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा बोला है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हो गया ये कि जो भाई प्रत्येक जो आजकल नॉर्मल इंसान जो है वो बहुत मात्रा में क्या करता है? यूपीआई से ही पेमेंट करता है। तो यदि इस तरीके से सरकार पीपीआई शुल्क लेने लगेगी तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, है ना, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है, वो चाहे 2000 से कम हो या 2000 से ज़्यादा हो, तो उस पर कोई भी पीपीआई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर टैक्स कब लगेगा? टैक्स जब लगेगा जब कोई यूपीआई वॉलेट से, जो वॉलेट होते हैं यूपीआई, चाहे वो पेटीएम का वॉलेट हो, वॉलेट से कोई पेमेंट करेगा व्यापारी को, मर्चेंट को, कोई शॉपिंग करता है और इसको पेमेंट करता है, तो यहाँ पर कस्टमर को पीपीआई शुल्क नहीं देना, यहाँ पर व्यापारी को पीपीआई शुल्क देना पड़ेगा। और यदि बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें कोई भी शुल्क आपको नहीं लगेगा। तो इसमें दोस्तों फायदा सबसे ज़्यादा किसको होने वाला? नुकसान ऑलरेडी, चाहे वो पेमेंट बैंक टू बैंक हो, या व्यापारी को भी शुल्क बढ़ेगा तो वो भी पब्लिक सर्विसेज को वहीं करेगा ऑलरेडी। तो इससे जो है अल्टीमेट जो नुकसान होने वाला है वो कस्टमर को ही होने वाला है ना। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ये बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र जो आप करेंगे यूपीआई के माध्यम से, तो उस पर शुल्क नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा, ऐसी बात है। केवल व्यापारियों को देना है शुल्क, यदि यूपीआई वॉलेट से व्यापारियों में ये पेमेंट किया जाता है तब। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ है चैट जीपीटी से। अगली न्यूज़ दोस्तों किससे है? चैट जीपीटी। दोस्तों चैट जीपीटी को बाद में देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और हम इसमें देख लेते हैं कि इंटरचेंज शुल्क क्या होता है ना, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज शुल्क के बारे में देख लेता हूँ कि इंटरचेंज शुल्क क्या होता है। तो इंटरचेंज शुल्क की यदि बात करें दोस्तों, तो लेन देन को स्वीकार करने, पहली बात किस पे लिया जाएगा? इंटरचेंज शुल्क क्या होता है? लेन देन को स्वीकार करने, है ना। दूसरा संसाधिता, है ना, संसाधिता को दोस्तों संसाधिता करने, और
तीसरे नंबर पे दोस्तों है अधिकृत करने की लागत। अधिकृत करने की लागत, तो इसको कवर करने के लिए इन 3 प्रकार के जो खर्चे हैं सरकार के, इनको कवर करने के लिए ही इंटरचेंज शुल्क लिया जाता है। अब जो अगला दोस्तों यहाँ पर टर्म है, वो टर्म है एनपीसीआई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्लस आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। इन दोनों संस्थानों ने ही एनपीसीआई को स्टार्ट किया था। और किस अधिनियम के तहत? तो भुगतान और निपटान प्रणाली, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम दोस्तों 2007, भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत एनपीसीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया था। कब स्थापना इसकी की गई? तो स्थापना की गई थी 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना की गई। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एमडी और सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो कौन है? तो उनका नाम है दिलीप एसबे। दिलीप एसबे इनका नाम है। और गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? गैर कार्यकारी अध्यक्ष, गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों विश्व मोहन महापात्रा। विश्व मोहन महापात्रा, ये इनका नाम है। अब दोस्तों देखेंगे अगली न्यूज, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के माध्यम से दोस्तों देश में पहली बार क्या हुआ है? इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों प्रथम बार। एक हत्या का केस था, हत्या का दोस्तों केस था, और उस हत्या के केस के एक मुजरिम की दोस्तों बेल होनी थी। तो उस बेल के लिए यानी जमानत पर फैसला सुनाया है। उस जमानत की दोस्तों रेट पिटीशन पर फैसला दिया है। तो वो फैसला किसने दिया है? तो वो चैट जीपीटी ने ही दिया है। और इस चैट जीपीटी का प्रयोग दोस्तों किसने किया? तो उन जस्टिस का नाम है जस्टिस अनूप चितकारा। जस्टिस अनूप चितकारा जी ने यहाँ पर इस चैट जीपीटी का प्रयोग करके हत्या की केस से संबंधित जमानत की जो पिटीशन थी उस पर फैसला दिया है। और ये किस हाईकोर्ट में ये कारनामा हुआ है? तो उस हाईकोर्ट का नाम है पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। तो इस कोर्ट में ही चैट जीपीटी का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर बात करें चैट जीपीटी की, है ना, कि चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी दोस्तों, ये चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी एआई तकनीक द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, एआई तकनीक द्वारा, है ना, एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, है ना, भाषा प्रसंस्करण उपकरण है दोस्तों, जो चैटबॉट के साथ, चैटबॉट दोस्तों समझते होंगे, चैटबॉट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जो कोई कंफ्यूजन संबंधित कोई भी वार्तालाप करते हैं तो वहाँ पर एक चैटबॉट ओपन होकर आ जाता है, उसमें मैसेज टाइप करके बातचीत करते हैं, तो उसको चैटबॉट बोलते हैं। चैटबॉट के साथ मानव जैसी बातचीत करने के लिए सक्षम है, मानव जैसी बातचीत करने के लिए सक्षम है दोस्तों। कौन? चैट जीपीटी। और बातचीत करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की अनुमति देता है। और इस चैटबॉट को दोस्तों लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्चिंग दोस्तों इसकी हुई थी 30 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये ईमेल, कोड लिखने, निबंध लिखने में भी महारत हासिल है। और ओपन एआई एक एआई और शोध कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है दोस्तों? तो ओपन एआई के द्वारा इसको बनाया गया है। ये कंपनी का नाम है। चैट जीपीटी को किसने बनाया है? तो ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शोध कंपनी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यदि बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, तो एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है दोस्तों? तो यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। क्या है? कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा दोस्तों, क्या नाम है उस शाखा का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है। निर्माण किस चीज़ का करती है ये शाखा? स्मार्ट मशीनों का, स्मार्ट मशीनों का निर्माण करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट कंप्यूटर विज्ञान की। ऐसे कार्यों से करने में सक्षम है जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, वो सभी कार्य कौन करेगा? स्मार्ट ये मशीनें करेंगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो फाइनली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एआई और चैटबॉट और इसका क्या प्रथम बार यूज किया गया, कहाँ पे किया गया, किसने किया, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली न्यूज़ है यहाँ पर भारत का निर्यात। ये दोस्तों भारत का निर्यात जो अभी हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें दोस्तों बढ़ करके कितना हो गया है? 750 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है दोस्तों भारत का निर्यात। और ये रिपोर्ट दोस्तों दिया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और इसके मंत्री दोस्तों कौन है? तो मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है। और फरवरी 2023 में, फरवरी 2023
2023 में यदि बात करें तो व्यापार घाटा दोस्तों कितना था भारत का, व्यापार घाटे की बात करें तो व्यापार घाटा दोस्तों था भारत का कितना था व्यापार घाटा, तो वो था दोस्तों 17.43 अरब डॉलर। ये इतना घाटा था भारत का, ये व्यापार घाटा था दोस्तों। तो 750 बिलियन डॉलर यूएस भारत का निर्यात पहुंच चुका है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है फरवरी 2030 में व्यापार घाटा दोस्तों कितना था, तो व्यापार घाटा था 17.43 अरब डॉलर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 3D पेपर आधारित माइक्रोफ्लूइड डिवाइस का निर्माण किया गया है। और इस निर्माण दोस्तों इसलिए किया गया है कि दूध की मिलावट, जो दूध में मिलावट की जाती है उसका दोस्तों क्या किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके कि दूध में कितना पानी है, कितना डिटर्जेंट है, कितना साबुन है। तो ये सब चीज़ों का पता यहाँ पर इस डिवाइस के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो 3D पेपर आधारित माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस है ये पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि इसको आप जेब में भी लेके चल सकते हैं। एक जेब में रखिए और आराम से दूध का पर्दाफाश कीजिए कि इसमें कितना पानी है। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, डिवाइस का नाम है 3D पेपर आधारित माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस। और ये डिवाइस जो बनाई गई है, इस डिवाइस को बनाया है IIT मद्रास ने। किसने बनाया है? IIT मद्रास ने इस डिवाइस को बनाया है। और मात्र 30 सेकंड में ही इन सभी चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। किन चीज़ों को पता लगाएगी ये डिवाइस डिटर्जेंट, साबुन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यूरिया, स्टार्च, नमक और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पता लगाने में दोस्तों ये सक्षम है ये डिवाइस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य समूह की दोस्तों यहाँ पर बैठक हुई है। और ये बैठक दूसरी बैठक है। कितने नंबर की बैठक है? दूसरी बैठक है। और ये बैठक हुई है दोस्तों चंडीगढ़ में। कहाँ पे? ये बैठक चंडीगढ़ में हुई है। इसमें 19 जो है सदस्य राष्ट्र हिस्सा ले रहे हैं। 19 सदस्य राष्ट्र होंगे प्लस 10 आमंत्रित देश हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है। और प्लस 10 जो है इंटरनेशनल संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। और इसका उद्देश्य है स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण क्या है, एक मंच है दोस्तों। क्या? कृषि कार्य समूह की बैठक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एशियाई हॉकी महासंघ से। एशियाई हॉकी महासंघ ने दोस्तों क्या बनाया है? एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? एथलीट एम्बेसडर। तो एथलीट एम्बेसडर किसको बनाया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एथलीट एम्बेसडर दोस्तों किसको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है सलीमा टेटे। क्या नाम है? सलीमा टेटे। सलीमा टेटे उनका नाम है। और ये भारतीय जो है हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों। क्या है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं। ये बहुत अहम है। हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे और इनको एथलीट एम्बेसडर किसने बनाया है? एशियाई हॉकी महासंघ ने। और एशियाई हॉकी महासंघ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सदस्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का क्या है? सदस्य है। यानी FIH जो संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी को खिलाने के लिए जिम्मेदार है, उसका ये सदस्य भी है दोस्तों। सलीमा टेटे की बात करें तो सलीमा टेटे को दोस्तों 2022 में सलीमा टेटे दोस्तों 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए है ना 24 मार्च 2023 को AHF है ना AHF एशियन हॉकी फेडरेशन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का दोस्तों अवार्ड भी जीता था। किस कैटेगरी में? महिला कैटेगरी में। ठीक है, तो सलीमा टेटे को 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 24 मार्च 2023 को एशियन हॉकी फेडरेशन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको एथलीट एम्बेसडर बनाया है एशियाई हॉकी महासंघ ने। और एशियाई हॉकी महासंघ की यदि बात करें तो एशियाई हॉकी महासंघ दोस्तों एशियाई हॉकी महासंघ ठीक है, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दातो फूमियो ओगुरा। ये नाम है एशियाई महासंघ की दोस्तों क्या है? अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष हैं दातो फूमियो ओगुरा। एशियाई हॉकी महासंघ गठन कब हुआ था? तो गठन की यदि बात करें तो यह गठन हुआ था 1958 को। स्थापना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो जापान के टोक्यो में। और सबसे अहम बात दोस्तों है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है एशियाई हॉकी महासंघ का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों NDB से। NDB क्या है? NDB फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। और इसको दोस्तों पूर्व में ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता था। ब्रिक्स बैंक
क्योंकि ये ब्रिक्स जो समूह है उसके सदस्यों के द्वारा ही ये बैंक बनाया गया था, है ना। तो इसी ब्रिक्स बैंक की दोस्तों नई अध्यक्ष बना दी गई हैं मार्क्स ट्रायोजो की जगह लेंगी, और उन अध्यक्ष का नाम है दोस्तों डिल्फा रोसेफ को दोस्तों बनाया गया है, जो मार्क्स ट्रायोजो की जगह, यानी पहले जो मार्क्स ट्रायोजो अध्यक्ष थे एनडीबी के वो अब नहीं रहे। अब नई जो अध्यक्ष बनी है एनडीबी की उनका नाम है डिल्फा रोसेफ। और डिल्फा रोसेफ दोस्तों क्या है, ये ब्राजील की दोस्तों, ब्राजील है ना, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ब्राजील की पूर्व दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति हैं, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इनको दोस्तों एनडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये एक बार की नहीं दोस्तों, ये डिल्फा रोसेफ 2 बार की राष्ट्रपति ब्राजील की रह चुकी हैं। यदि बात करें यहाँ पर कि एनडीबी, तो एनडीबी में दोस्तों, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को पता है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और 2014 में दोस्तों कौन कौन ब्रिक्स के कौन कौन सदस्य थे, ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था, चीन था और साउथ अफ्रीका। इन 5 राष्ट्रों ने ही एनडीबी की स्थापना की थी। अब दोस्तों लेकिन 5 नहीं है, अब इसमें 4 और मेंबर ऐड हो चुके हैं, 4 और ऐड हो चुके हैं। उन चारों के दोस्तों नाम और लिख लीजिए। तो उन चारों में दोस्तों कौन है, एक तो है मिस्र सबसे बाद में जुड़ा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों है बांग्लादेश भी इसका मेंबर हो गया है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पे है उरुग्वे। ये 4 कंट्रीज। तो अब टोटल एनडीबी की जो पार्टिसिपेटेड कंट्री हो गई है, मेंबर हैं, वो कुल 9 कंट्री हैं, है ना, कुल 9 सदस्य हैं। और एनडीबी को जब शुरू किया गया था, तो इसकी जो अधिकृत पूंजी थी वो $100 बिलियन की थी। कितनी अधिकृत पूंजी थी, $100 बिलियन, $100 बिलियन की अधिकृत पूंजी थी एनडीबी की। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी याद रखिएगा, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय 2 ही जगह पे हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है। पहला वाला क्षेत्रीय कार्यालय है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और दूसरा है साओ paulo ब्राज़ील। ये यहाँ पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय है, साओ paulo ब्राज़ील। ये इसके 2 जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि डिल्फा रोसेफ को दोस्तों यहाँ पर बना दिया गया है एनडीबी का नया अध्यक्ष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है तपोवन एनजीओ दोस्तों, तपोवन एनजीओ है। और ये तपोवन एनजीओ दोस्तों कहाँ का है, तो ये है असम का तपोवन एनजीओ। तो इसको दोस्तों दिया गया है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। और स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में दिया गया है दोस्तों, स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में दिया गया है। सबसे अहम बात तो ये है, पोषण श्रेणी में ये चिल्ड्रन अवार्ड दोस्तों, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड इस कैटेगरी में स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में दिया गया है। और ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो मैं लिख रहा हूँ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। और ये आयोग दोस्तों कहाँ पर है, ये आयोग है दोस्तों नई दिल्ली में। तो इसी के द्वारा ये चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का किसको दिया गया है, तपोवन एनजीओ असम को ये अवार्ड दिया गया है। यदि बात करें तपोवन एनजीओ, जो तपोवन एनजीओ है, तपोवन एनजीओ, तो इसकी दोस्तों संस्थापक कौन है, तो यदि इसकी संस्थापक की बात करें तो संस्थापक का नाम है दोस्तों कुमुद कलिता। क्या नाम है, कुमुद कलिता नाम है। इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना करी थी। और ये दोस्तों राजनीति विज्ञान की क्या है, राजनीति विज्ञान की शिक्षिका है, राजनीति विज्ञान की शिक्षिका है दोस्तों, राजनीति विज्ञान की शिक्षिका है कुमुद कलिता। इन्होंने ही तपोवन एनजीओ को स्थापित किया गया था। एनजीओ दोस्तों, तपोवन एनजीओ किस लिए काम करता है, तो विशेष जरूरतों और ऑटिज्म वाले बच्चों पर केंद्रित है, यानी इन्हीं की ये सेवा करता है दोस्तों। और ये एनजीओ दोस्तों 2005 में स्थापित किया गया था, 2005 में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर प्रतियोगिता संशोधन विधेयक 2022। ये दोस्तों लोकसभा से इसको कर दिया गया है पास, इसको लोकसभा से दोस्तों हरी झंडी मिल गई है, ये पास हो गया है। तो विधेयक का दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके जो कार्य हैं, इनके जो संबंधित जो भी काम किए जाते हैं, उनकी समय सीमा को घटा करके 210 दिन से घटा करके कितना कर दिया गया है, 150 डेज, 150 दिन कर दिया गया है। यानी अब जो है 210 दिन नहीं लगेंगे, अब मात्र 150 दिन ही लगेंगे। और ये जो अधिनियम दोस्तों था प्रतिस्पर्धा, इसमें दोस्तों संशोधन किया गया है, तो 2022 है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम दोस्तों शुरुआत में ये कब आया था, तो ये आया था 2002 में। इसी का दोस्तों संशोधन किया जा रहा है और ये लोकसभा से पास भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि से। कर्मचारी भविष्य निधि दोस्तों ईपीएफओ, एम्प्लॉयड एंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन,
एम्प्लॉयड EPFO है ना, EPFO ये है दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ये कर्मचारियों की भविष्य निधि पर दोस्तों क्या कर दिया है, ब्याज दर बढ़ा दिया है, ब्याज दर बढ़ाया है। और अब ब्याज दर दोस्तों कितनी हो गई है, तो 18.15% हो गई है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वर्तमान में EPFO जो कर्मचारी भविष्य निधि है उसने वर्तमान में ब्याज दर कितनी है, तो इस 1.15% है। और ये कर्मचारी भविष्य निधि दोस्तों ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवीन जिंदल से। नवीन जिंदल, तो नवीन जिंदल दोस्तों क्या है, ये स्टील एवं पावर के दोस्तों अध्यक्ष हैं। क्या है, अध्यक्ष। नवीन जिंदल स्टील एवं पावर के अध्यक्ष हैं। और इनको दोस्तों एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिया गया है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा, टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। और ये टेक्सास यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है दोस्तों। और इसी ने ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसको, नवीन जिंदल को, जो स्टील एवं पावर के दोस्तों क्या है, अध्यक्ष हैं। और ये टेक्सास विश्वविद्यालय दोस्तों शोध पर आधारित एक विश्वविद्यालय है जो अमेरिका में स्थित है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं पर क्लास को वाइंड अप करते हैं।